तो आई मेंशन्ड यस्टरडे की हिस्ट्री के 3 टाइप्स है। एक तो वो हिस्ट्री जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम कैसे समझते हैं इसको, जो हम आर्टिफैक्ट्स, एक्सकेवेटर्स जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जो चीज़ें निकालते हैं फ्रॉम द अर्थ, दे अज्यूम सम थिंग्स अराउंड दोज आर्टिफैक्ट्स, वो खुद बनाते हैं उस हिस्ट्री को, उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। सेकेंड आई मेंशन प्रोटो, जिसके पास जिस हिस्ट्री के बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है बट समझ नहीं पाया आज तक कि क्या है, लिखा गया उन रिकॉर्ड्स में। थर्ड इज द हिस्ट्री विच इज़ वेल डिफाइंड, जिसमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि कैसे पुरानी किंगडम्स थी, हाउ वाज द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हाउ वाज द इकोनॉमिक लाइफ, हाउ वाज द पॉलिटिकल लाइफ, वट एवर देयर वाज, जिसमें पूरा डिफाइन किया है, दैट इज द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पार्ट। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हिस्ट्री हमारी जो शुरू हुई थी वो कब तक, वैदिक पीरियड से शुरू हुई थी, क्योंकि वेदास जो थे वो लिखे थे कितने, वैदिक पीपल, आर्यंस ने। आर्यंस थे सेंट्रल एशिया के लोग, जो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने फिर लिखना शुरू किया पहली बार, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। तो जब उस टाइम से लिखना शुरू हो गया तो हमारे पास पहली बार एविडेंसेस आ गए, टेक्स्ट जो लिखे गए, किताबें लिखी गई, तो वहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। तो मतलब वही था, वेल डिफाइंड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, हमारे पास हिस्ट्री है, ठीक है। बट फॉर आर दिस कोर्स ऑफ दिस नाइब तहसीला, वी आर कंसर्न्ड विद दिस हिस्ट्री पार्ट। We don't have to go through this prehistory, we don't have to go through this proto-history, we are only concerned with history, and that too from revolt of 1857, because the part which is mentioned, that is Indian national movement। मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि जब हिंदुस्तानियों के दिलों में जागी एक फीलिंग, कौन सी फीलिंग, कि we have to fight against the outsiders, जिन्होंने कब्जा किया है हमारी ही जमीन पे यहाँ पे, तो उसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म का राइज होना। तो हम बस उस पार्ट से यहाँ पे पूरा एसोसिएटेड रहेंगे। बट स्टिल आई मेंशन कि कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से हम पहले ये जान पाएंगे कि वो जो दिल में ये सब फीलिंग्स अराइज हो गई कि हमें लड़ना है कुछ लोगों से, वो क्यों हो गया। लड़ने की बात तभी आती जब कुछ लोगों ने गलत किया होगा, अभी तभी लड़ते हो किसी के साथ जब कुछ गलत हो गया आपके साथ। तो वैसे ही हिंदुस्तानियों के साथ जब गलत हो गया तभी उनके दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग जाती, ठीक है। तो फॉर दैट थिंग थोड़ा सा ग्लिम्स में प्री हिस्ट्री का दूंगा, थोड़ा प्रोटो हिस्ट्री का और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का भी दूंगा, ठीक है। प्री हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, ह्यूमन जो है, ह्यूमन शुरू कहां से हो गए, होमो सेपियंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। पहली बात, इफ आई विल टॉक अबाउट अर्थ, ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी बताता हूं मैं आपको। अर्थ जो है, अर्थ जब बन गया, हम अक्सर सुनते आ रहे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग क्या है, एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से अर्थ बना, ठीक है। आउट इन दिस स्पेस जब कुछ ब्लास्ट हो गए तो उसकी वजह से अर्थ इवॉल्व हो गया। जमीन जब बनी, इसमें सबसे पहले क्या बन गया, जब अर्थ बन गया, ठीक है, दिस प्लेनेट अर्थ, सबसे पहले एक स्फीयर बन गया, वो कौन सा था, लिथोस्फीयर। अब समझ लो, ये अर्थ है, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वी आर हैविंग 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। कौन कौन सा, एंड कोर। ये हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज है कि 3 लेयर्स है अर्थ की। लेकिन शुरू कैसे हुआ अर्थ का डेवलपमेंट, अर्थ का एवोल्यूशन खुद कैसे हुआ है। सबसे पहली बात बिग बैंग हो गया, उसके बाद अर्थ में डेवलपमेंट्स कैसे आ गई, बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ बकेट, सो मैं सेइंग, अगर आपके पास बकेट है, उसमें आप कुछ चीजें डाल देते हो, कुछ चीजें जो भारी है, कुछ चीजें जो हल्की है, फिर आप बकेट के साथ खेलोगे, लाइक दिस राउंड मूवमेंट विल मेड, तो वो चीजें भी हिलना शुरू हो जाएंगी अंदर। जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर मूव करेंगी, जो भारी चीजें होंगी वो नीचे मूव करेंगी। क्यों, क्योंकि वेट डिफरेंस है, ठीक है। भारी चीजें सिंक होती है हमेशा, और जो हल्की चीजें वो ऊपर आती है, ठीक है। तो अर्थ में यही सब शुरू हो गया। लेकिन कैसे शुरू हो गया, अर्थ के साथ 2 प्रोसेस होती है, एक तो रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, चलो बताओ क्या है रेवोल्यूशन और क्या है रोटेशन, आप बताओ। व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन। चलो आप बताओ क्या बता रहे थे, अराउंड सन, और रोटेशन अपने एक्सिस पे जो होता है। हाँ, ये अर्थ है, इस पे एक एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, लेट इट बी दिस एक्सिस, और ऐसे गोल गोल घूम रहा है अर्थ इस स्टिक पे, इसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है। और रेवोल्यूशन क्या होता है, यही अर्थ जब अपनी ऑर्बिट पे चलता है, और बीच में क्या है, सोलर सिस्टम के सन है, लेट इट बी द अर्थ, ये जब इसके आसपास चक्कर काटता है, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, जब इसी स्टिक पे ये रोटेट कर रहा है,
जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, अभी दिन है, ठीक है, शाम को रात होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये इस साइड से आएगा, अर्थ टू द सन के अपोजिट साइड से आएगा, तो रात हो जाएगी। दैट इज रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है? व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रिवॉल्व में कितना टाइम लेता है? हाउ मच टाइम इट टेक्स? 365 डेज मान लिया, ठीक है। मतलब कि एक साल में जो डेज है 365 होते हैं, तो इतने दिन लेता है फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर यहां से स्टार्ट हो गया एक रेवोल्यूशन तो वहां वापस पहुंचने में इट टेक्स दिस मच ऑफ डेज। तो फिर लीप ईयर क्या है? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं आप बताओ? हमने डेज आ ड्यूरिंग लीप ईयर, एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है। जैसा फरवरी देखते हो, नॉर्मली 28 दिन होते हैं फेब में, लेकिन एक साल ऐसा आता है जब 29 डेज होते हैं। वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर। कितने साल बाद आता है? बस आप बताओगे कितने साल बाद लीप ईयर आता है? 4 साल। इसका रीजन क्या है? क्यों हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है? यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा क्यों हमें मिलता है हर 4 साल के बाद एक साल में? ठीक है, क्योंकि जो ये रेवोल्यूशन पीरियड है ये एक्चुअली 365 डेज नहीं है। ये कितना है? 365 डेज, 365.25 डेज है, 0.25। लेकिन हम 0.25 को नॉर्मली नहीं काउंट करते हैं। हम क्या करते हैं? प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, 365 365 365। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल के बाद हम इन 25-25 पैसे को 1 रुपए बनाते हैं। दैट मीन्स 1 एक्स्ट्रा डे। इसीलिए हर 4 साल के बाद 365 प्लस 1, क्योंकि ये चारों मिला के कितना बन गया? 1। ये बनते 366 डेज। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। ये किससे होता है? रेवोल्यूशन में सब होता है। तो हर 4 साल के बाद यू विल फाइंड 1 एक्स्ट्रा डे, दैट इज द लीप ईयर, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस बोला मैंने? रोटेशन, जो एक्सेस पे अपनी ये घूमता रहता है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं हिस्ट्री में? क्योंकि जब अर्थ ये घूमता है ना, जैसे मैंने बकेट की एग्जांपल, जब उसको गोल गोल घुमाते हैं तो चीजें अंदर मूव होना शुरू हो जाती है। तो अर्थ भी घूम रहा था, तो उस घूमने की वजह से जो अर्थ का अंदर वाला मटेरियल था, जो हमने डिफरेंट लेयर्स देखे, वो भी मूव हो रहे। तो जैसे हमने बकेट की एग्जांपल में देखा, हल्की चीजें बाहर की ओर आएंगी और भारी चीजें सिंक करेंगी, वैसी अर्थ में हो गया। जब ये रोटेट कर रहा था अपनी एक्सेस पे, जो बारी चीजें अर्थ के अंदर है, मैं अर्थ के सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे मैं अर्थ के अंदर की बात कर रहा हूं, बारी चीजें सिंक होना शुरू हो गई। जैसे आयरन कोर को अगर हम देखेंगे, कोर इज मेजरली मेड अप ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन वाज द हैवी मटेरियल, इट सिंक्ड जब ये प्रोसेस हो रहा था। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कहते हैं इसको। डिफरेंशिएशन क्या है? कुछ अलग मिला, फिर लेवल्स अलग मिले, ठीक है। तो वैसे जो हल्की चीजें थी वो कहां की ओर आई? बाहर की ओर आई। यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्टोन यहां पहुंच गए, जिसकी वजह से क्रस्ट ऑफ अर्थ बन गया, उसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। समझिए हाउ लिथोस्फीयर इवॉल्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इट वाज एक्चुअली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हेन यू विल बी जस्ट गोइंग थ्रू जियोग्राफी, आप वहां पर सीखोगे डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। तो मतलब मेरा है इससे कि क्रस्ट कैसे बना, लिथोस्फीयर कैसे बना। सबसे पहले अगर अर्थ पे बना है तो वो यही क्या बना है? क्रस्ट और एक ऐसा स्फीयर जहां पे पत्थर है। लिथ मीन्स स्टोन, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। दूसरे नंबर पे अगर अर्थ पे कुछ बन गया, वो क्या बन गया? लेट इट बी अर्थ, इसके इर्द गिर्द क्या बन गया? एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। दैट वाज हिज सेकंड प्रोसेस इन द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड। ये भी अर्थ की खुद की वजह से बन गया, क्योंकि अर्थ में प्रोसेस जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? डीगैसिंग का प्रोसेस। डीगैसिंग मतलब अर्थ के अंदर से गैसेस बाहर निकल रहे थे, वही गैसेस फिर एटमॉस्फेयर सेट करने में लग गए, ठीक है। तो सेकंड थिंग वाज क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फर्स्ट वाज क्रिएशन ऑफ लिथोस्फीयर, एंड थर्ड थिंग जब एटमॉस्फेयर भी बन गया तो प्रोसेस ऑफ वही फोटोसिंथेसिस चल रहा था। प्रोसेस ऑफ वही जैसा जो पानी का वाटर वेपर बनता है वो ऊपर गया, क्लाउड बन गया, बारिश होना शुरू हो गई। जब बारिश हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर कम होने लग गया, ठंड जब हो गई तो और ज्यादा बारिश होने लग गई। तो कहने का मतलब ये था कि तीसरे नंबर पे कौन सा स्फीयर बन गया? हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि उसी बारिश से लेक्स, ओशंस, सीज, रिवर्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो दिस वाज द स्कीम ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट लिथोस्फीयर वाज क्रिएटेड, सेकंड एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड, थर्ड हाइड्रोस्फीयर वाज क्रिएटेड, ठीक है। ये इंसान के बनने से पहले हो गया था, जब अर्थ बन रहा था, ठीक है ना। तो उसके बाद जब इंसान आ गए या जानवर आ गए, जब एवोल्यूशन हो गया इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, प्लांट्स का, उसके बाद शुरू क्या हो गया अर्थ पे, ठीक है। इनफैक्ट ये जो ये 3 लेयर्स है जो मैंने आपको कहा पहले जो बन गए, फर्स्ट वाज लिथोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर एंड थर्ड हाइड्रोस्फीयर।
ये तीन जब आ गए, इन तीन की वजह से लाइफ पॉसिबल हो गई, क्योंकि जिंदा रहने के लिए यू नीड ऑक्सीजन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिंदा रहने के लिए यू नीड वाटर, ठीक है, नेचर से, एंड फूड वो आप खुद ढूंढ लेते हो, फिर फूड आपके लिए रखा है ऊपर वाले ने, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए होती है। जब ये चीजें बन गई, इसी से एक तीसरा चौथा लेयर बन गया बायोस्फीयर। इन तीन के कॉम्बिनेशन से बन गया बायोस्फीयर। जैसे हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। जो ये वाला एरिया है जिसमें तीनों का मिक्सचर है, इसी को हमने बोला बायोस्फीयर, यानी कि एक ऐसा स्फीयर जहां पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल थी। अब हमारे पास जो आइटम्स अवेलेबल थे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या था जो फिजिकली यूज कर सकते थे? व्हाट वाज दैट आइटम? पत्थर, लिथोस्फीयर, पत्थर था अवेलेबल। हवा तो हम फिजिकली यूज नहीं करते, हम एज अ गैस ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और उससे जिंदा रहते हैं। पानी भी पीते हम, ठीक है। फिजिकली यूज करने के लिए सिर्फ क्या था? स्टोन, क्योंकि वही स्फीयर बना था पहले, ठीक है। तो इसीलिए जो प्री हिस्ट्री है वो एक एज से शुरू होती है, दैट इज स्टोन एज, क्योंकि जब पहली बार ह्यूमंस का एवोल्यूशन होने लग गया, ठीक है, इन डिफरेंट एवोल्यूशन डिफरेंट फेजेस में चला है, तो सबसे पहला जो मटेरियल यूज करने के लिए अवेलेबल था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट वाज स्टोन, दैट इज राइट। हम प्री हिस्ट्री शुरू ही करते हैं किससे? स्टोन एज से, ठीक है। अब स्टोन एज को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फेजेस में। पूरा स्टोन एज, अब देखो हिस्ट्री जो है एक्चुअली एक टाइम फेजेस में चलता है। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हेन यू आर हैविंग क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा 10th क्लास तक बहुत बोरिंग लगता था हिस्ट्री, बोलते थे कब निकल जाएगा 10th, हिस्ट्री को छोड़ना है, बहुत मुश्किल होता है याद करना हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री वाज एक्चुअली कन्वर्टेड इन अ रॉन्ग वे बाय द एन नंबर ऑफ टीचर्स, स्पेशली इन दिस यूटी, ठीक है। हिस्ट्री में सबसे पहले कहानी जो है वो फॉर्म होनी चाहिए क्रोनोलॉजी में। जब ऐसे हिस्ट्री बनेगी आपकी तो आपको याद भी रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा हिस्ट्री में। अक्सर जो इमेज हिस्ट्री है वो खराब है कि याद करने, बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करने पड़ते हैं, तो बहुत ही हेक्टिक लगता है हिस्ट्री में। बट दैट इज ओनली ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ क्रोनोलॉजी। जो टाइम है, हम कभी एक चैप्टर पे होते हैं जो 10 तक हम पढ़ते हैं, कभी कहीं और शिफ्ट किया हमने, तो बीच में कहानी बहुत मिस हो जाती है। इट्स लाइक जस्ट मूवी, आपने आधा घंटा बीच में मिस कर लिया तो आधे घंटे के बाद आपको इंटरेस्ट रहेगा भी नहीं। फिर बीच में ही अगर आप कहीं चले गए फिर और आए तो यू विल नॉट गेट दैट इंटरेस्ट जो आपको पहले था। सेम हिस्ट्री के साथ होता है, इफ यू आर हैविंग कंप्लीट पिक्चर, आपको कभी वो कहानी भूलेगी ही नहीं, ठीक है। सो दैट थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री, ठीक है। तो जो स्टोन एज है ये कितने साल पहले शुरू हो गया, ठीक है, हम पूरा पीछे जाएंगे हिस्ट्री में। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू पीपल दैट डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी? बीसी एंड एडी, व्हाट इज बीसी? Before Christ, and AD after the birth. What is the full form of AD? After the death, मतलब birth मतलब वो तभी उनकी डेथ हो गई साथ में। What is AD? क्या बता रहे हो? After death, अभी यही बता रहे हो, मतलब बर्थ और डेथ एक साथ हो गया। It is anno डोमिनी। मतलब क्या है इस चीज का? हम कैसे वक्त को देखते हैं, पहले ये सीखते हैं, उसके बाद हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब आपको बैकग्राउंड क्लियर होता है कि वक्त को कैसे हम पढ़ना चाहते हैं, तो तभी यू विल गेट द थिंग्स, ठीक है। जो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट है, ये तो सबने देखा होगा 10th क्लास तक। क्या ये? ये तो सबने देखा होगा, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सबको पता है या नहीं? जिसको पता नहीं वो यहीं पे बताओ, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं नॉर्मली, अगर हम इस साइड को एनालाइज करते हैं, क्या ये -4 बड़ा है या -3 बड़ा है? -3 बड़ा है, क्योंकि हाँ, अच्छा, हम ऐसे से मूव करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ये है, ठीक है। -4 से -3, -3 से -2, तो इन दोनों में से बड़ा ये है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? -2, इन दोनों में से बड़ा होगा -1। तो ऐसे ही वक्त चलता है, टाइम जो है वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन जो बीच में 0 है, अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें, इवेंट था ये 0। ये इवेंट क्या था? दैट वाज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस 0 पे उनका बर्थ हो गया, एक वक्त था। इस टाइम से जब उनका बर्थ हो गया, इससे पहले जो भी वक्त है उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और उनकी बर्थ के बाद जो भी वक्त है उससे हम कहते हैं एडी। तो इट्स नॉट आफ्टर डेथ, इट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसका नाम रखा गया एनो डोमिनी, ठीक है, क्योंकि इवेंट एक ही। आप कह रहे हो डेथ, मतलब डेथ तो बहुत आगे हो जाएगी, बीच वाला वक्त कहाँ जाएगा फिर,
तो इट्स जस्ट बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ, 2 टाइम फ्रेम्स आर दियर, BC एंड AD। अब यहाँ पे हम रिवर्स में चलते आ रहे हैं, जैसे ग्राफ में आपने सीखा है 10 तक, वही यहाँ पे भी है। आप रिवर्स में चलते हो, सेम ऐसी वक्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 500 BC से लेके 400 BC, यानी कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। बड़ा कौन सा साल, आगे वाला साल कौन सा है, ये वाला। दिखने में फिजिकली बड़ा ये लग रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, बड़ा कौन है, दिस। हम रिवर्स में चलते हैं, जैसे ये रिवर्स है 4 से 3, 3 से 2, ऐसे ही BC चलता है। BC हमेशा रिवर्स में जाएगा। एंड AD नॉर्मली जैसे चल रहा है, जैसे अभी आजकल 2025 है, आगे 2026 नॉर्मली चलता है, जैसे हमने ग्राफ सीखा है। दैट्स द स्कीम ऑफ BC एंड AD। ये पूरा वही कैलेंडर है जो आपके घरों पे लटका होता है ऑन द वॉल्स, जो आपके फोन्स में है। क्या कहते हैं इस कैलेंडर को? इट्स टर्म्ड एज ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है ना। किसके बेसिस पे इसका दिन चेंज होता है? ऑन द मोमेंट ऑफ सन। दिन आया, चेंज हो गया, रात के 12 बजे डेट चेंज हो जाता है। भैया ये सब जानते नहीं, बेसिक चीज है सबके लिए, ठीक है। तो डे चेंज ऑन द मोमेंट ऑफ सन, ठीक है। ये कैलेंडर समझ आपको, BC एंड AD रिवर्स में चलता है, ये नॉर्मली चलता है। फिर एक और कैलेंडर है जो हमारा कैलेंडर होता है। कौन सा कैलेंडर है हमारा? इस्लामिक वर्ल्ड का कैलेंडर। चलो आप बताओ, कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं? नहीं पता? नाम का, तो नाम का ही इस्लामिक गेटअप पता तो होनी चाहिए ना। हिजरी कैलेंडर, ठीक है। हिजरी कैलेंडर जो है सेम ऐसी है। हिजरी का मतलब क्या है? व्हाट इज द वर्ड हिजरी? हिजर क्या होता है? माइग्रेशन, ठीक है। तो उसमें भी इवेंट हो गया हमारे जो अपने इस्लामिक कैलेंडर में, उसमें इवेंट हो गया। इवेंट क्या, जैसे यहाँ पे अभी था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज इवेंट, सेंट्रल इवेंट। उसमें क्या हो गया, उसमें हम पीछे नहीं जाते हैं वक्त में, ठीक है। उसमें इवेंट हो गया, उससे आगे हम फिर टाइम को डिनोट करते हैं। वो इवेंट क्या था? वही 0 पे क्या हो गया था? माइग्रेशन। किन्होंने किया था माइग्रेशन? हमारे प्रॉफिट ने। कहां से? मक्का टू मदीना। दैट वाज अ माइग्रेशन इवेंट। उसके बाद हमने टाइम को नोट करना शुरू किया, और आजकल कुछ हम 1446 में चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर इस्लामिक कैलेंडर 1446 इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो अलग अलग कैलेंडर्स हैं। अब इसका दिन कब शुरू होता है? जैसे उसमें रात के 12 बजे नया दिन आता है इंग्लिश कैलेंडर में, इसका दिन कब शुरू होता है? आपने बोला? कौन? आप बोल रहे हो? कब होता है? मगरिब के टाइम पे, जब हम शाम की नमाज पढ़ते हैं मगरिब में, तो उसी वक्त पे दिन चेंज होता है, नया दिन शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक वर्ल्ड। दैट इज द सिग्निफिकेंस कि हम क्यों व्हेनेवर देयर आर मैरिज फंक्शंस, व्हाई वी कंसल्ट 2 कैलेंडर्स, वन इज इंग्लिश कैलेंडर, अदर इज इस्लामिक कैलेंडर। क्योंकि एज पर इंग्लिश, फॉर एग्जांपल मान लो कि आज डेट क्या है? इट्स 24 है, लेट बी एग्जैक्ट। 24 कब तक चलेगा? रात के 12 बजे तक। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से शाम को डेट चेंज हो जाएगा। एंड यू नो दैट वेडिंग्स ऑफ द कश्मीर वो आजकल लेट नाइट होती है, तो डेट चेक करना पड़ता है, ठीक है, बराबर डेट है या नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों कंसल्ट करते हैं, क्योंकि इनका टाइम अलग अलग है दिन चेंज होने का। और हमारा कैलेंडर किसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है? किसके मूवमेंट पे इसका दिन चेंज होता है? मून की मूवमेंट पे। दैट इज द सिग्निफिकेंस। हम ईद पे चांद चेक करते हैं, छोटी ईद पे, ठीक है, चांद निकल आया नहीं, क्योंकि हमारे सारे डेट्स चेंज होते हैं किस पे? ऑन द मोमेंट ऑफ मून। और जो इंग्लिश कैलेंडर है दैट चेंज ऑन द मोमेंट ऑफ सन। समझ गया? तो ये है इस्लामिक कैलेंडर। वन मोर कैलेंडर विल मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि दैट इज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। कैलेंडर इज शाका कैलेंडर, ठीक है। शाका वाज एक्चुअली किंगडम हु रूल्ड ऑन इंडिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने रूल किया किस पे? हिंदुस्तान के एक पार्ट पे, नॉट ऑन होल ऑफ द इंडिया, एक पार्ट पे रूल किया उन्होंने, ठीक है। अब हम सबको गलतफहमी होती है शायद उन्होंने कैलेंडर लाया शाकास ने, बट ऐसा नहीं है। दिस कैलेंडर, इसका नाम बस है शाका कैलेंडर। ये किन्होंने लाया? देयर वाज वन मोर किंगडम हु वाज रूलिंग ऑन इंडिया, कुशन किंगडम, कनिष्क द किंग, ठीक है। यू विल स्टडी कनिष्क इन द JNK की हिस्ट्री, वहां पे आपको पढ़ना है, क्योंकि कुशन्स का काफी रूल कश्मीर पे भी रहा है, ठीक है। तो जो कनिष्क थे, ही हैड अ बैटल विद द शाकास। शाका जो शाका की किंगडम थी, उनके साथ बैटल हो गया और वो बैटल जीत गया। कौन? मैं कनिष्क की बात कर रहा हूँ, वाज अ कुशन किंग। उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ही स्टार्टेड द कैलेंडर ऑन द नेम ऑफ शाकास, टू जस्ट
सेलिब्रेट द विक्ट्री विच वॉज बिटवीन कुशन्स एंड शाखास। तो बस उसका नाम इसलिए बढ़ गया शाखा कैलेंडर। इट हैज नथिंग टू डू विद द शाखा किंगडम, इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय शाखास, ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय कुशन्स ओनली। तो ये कैलेंडर मैं क्यों आपसे कह रहा हूं शाखा, क्योंकि यही है हमारे इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर। That's why it's important for we people to know the official calendar of government of India, that is शाखा कैलेंडर। ठीक है, अब ये किसकी मूवमेंट पे डिपेंड करेगा? जैसे पहला वाला सन पे था, हमारा वाला किस पे था? मून पे था। ये किस पे करेगा? ऑन द मोमेंट ऑफ बोथ। आधा साल इस पे चलता है सन, आधा साल मून। इसका साल का पहला दिन शुरू होता है कब? 22 ऑफ मार्च। दैट्स द फर्स्ट डे ऑफ दिस कैलेंडर। जो साल शुरू होता है कहां से? 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, ये 3 कैलेंडर से मेंशन कर चुका हूं। इट वाज एडिशनल नॉलेज, बट फॉर यू पीपल द इंपॉर्टेंट वाज बीसी एंड एडी। बीसी क्या है एंड एडी क्या है? क्लियर है? अब हम चलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। हमारे पास क्या था? एज आई मेंशन कि शुरू कहां से हुआ था? स्टोन एज से। स्टोन एज मतलब उसको स्टोन एज क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि द ओनली मटेरियल लेफ्ट विद पीपल विच वाज देयर फिजिकली ऑन द अर्थ सरफेस दैट वाज स्टोन। तो उसी स्टोन को यूज किया, तभी उसको स्टोन एज बोलते हैं। लेकिन हमारा स्टोन एज भी अलग अलग फेज में डिवाइडेड है। देखो, डिवीजन कब होता है? वक्त का, जब कुछ चेंज आता है। कल भी मैं आपसे यही कह रहा था कि जब हमारी लाइफ में एक मेजर चेंज आती है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट। द कॉमन एग्जांपल बीइंग मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, व्हाट इज द लाइफ। ठीक है, वैसे ही इन फेज में, पूरे स्टोन एज में डिफरेंशिएशन जब आ गई तो हमने उन वक्त को अलग डिफरेंट टाइम जोन में बांटा। ठीक है, पूरा स्टोन एज जो है, स्टोन एज, ये कब शुरू हो गया? 5 लाख बीसी अगो। 5 लाख बीसी से लेके पूरा 3000 बीसी तक क्या चल रहा था? स्टोन एज। ठीक है, ये एक ऐसा वक्त था जब मेजर मटेरियल यूज्ड वाज स्टोन। लेकिन स्टोन एज खुद 3 अलग फेज में डिवाइडेड था बेस्ड ऑन सम डिफरेंसेस। जब डिफरेंस थी तभी हमने 3 फेजेस बनाए। ये 3 फेजेस कौन से थे? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ये 3 एज, यानी कि हमें इसी वक्त को डिवाइड करना है 3 फेजेस में। ठीक है, ये 3 फेजेस कैसे डिवाइड होंगे? जैसे पैलियोलिथिक एज, इट वाज फ्रॉम 5 लाख बीसी से लेके कहां तक आएगा? ये 1 लाख बीसी। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यूटी में ये क्या रहेगा? फ्रॉम 1 लाख टू, नहीं, ये 10,000 तक है पहला वाला। 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक, यानी कि रिवर्स में, फिर से कह रहा हूं रिवर्स में आ रहा है वक्त। 5 लाख से 10,000 बीसी तक कौन सा फेज था? पूरा पैलियोलिथिक एज था। फिर सेकंड मीजोलिथिक, इट वाज फ्रॉम 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक कौन सा चला? मीजोलिथिक। एंड थर्ड वाज नियोलिथिक फ्रॉम 6,000 टू 3,000 बीसी। यानी कि पूरे हमने इसी वक्त को डिवाइड किया 3 अलग अलग फेजेस में। लेकिन डिवाइड क्यों हो गया? कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगी। ठीक है, वो डिफरेंसेस क्या थी? द डिफरेंस ऑफ 3 थिंग्स या 3 फैक्टर्स डिफरेंस थे। एक तो टूल्स, क्लाइमेट एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, अलग अलग था। ठीक है, टूल्स, क्लाइमेट एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने या जब एक्सकेवेटर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदना शुरू किया, उनको क्या मिला वहां पे? टूल्स, ओनली टूल्स। हमें नहीं पता था क्लाइमेट क्या है, क्योंकि वहां से तो आया नहीं है उससे। जो हमारे यहाँ पे अभी इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो बताएगा तब का क्लाइमेट क्या था। द ओनली मटेरियल विच वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ दैट वॉज स्टोन टूल्स। पत्थर के जो टूल्स थे बस वो मिला था। उन्हीं टूल्स को देख के हमने हिस्ट्री बनाई। हमने ये कहा कि उस टाइम का क्लाइमेट क्या होना चाहिए, हमने ये कहा उस टाइम का एवोल्यूशन क्या था। लेकिन कैसे हो गया ये सब? फॉर एग्जाम्पल, आई एम दैट आर्कियोलॉजिस्ट, आई फाउंड सम टूल। ठीक है, मुझे एक टूल मिला कहीं से, अब मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, स्टोन टूल की। मैंने उसको लैब में लिया और स्टडी की इस पे। तो मैंने सबसे पहले देखा ये बड़ा टूल है, साइज का बड़ा है। ठीक है, इसकी शेप काफी रफ है, काफी वेट है इसका, और लार्ज है, और पॉलिश नहीं है। ऐसा इरेगुलर टूल। मैंने फिर अंदाजा लगाया इस पे ऐसा क्यों है, ये किस लिए यूज होता होगा। ठीक है, तो व्हेन आई डिड्यूस द हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ दैट सिंगल स्टोन टूल, तो मैंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया क्लाइमेट को। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए इस टाइम का, वो मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया फिर। क्योंकि जब मैंने देखा कि ये टूल जो यूज होता होगा, किस लिए यूज होता होगा? हंटिंग के लिए यूज हो रहा था। क्योंकि जब पहले इवॉल्व हो गई थी एवोल्यूशन, जब ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, जब ह्यूमन एवोल्यूशन चल रही थी, जो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिंदा रहने के लिए, पहले इकोनॉमिक ट्रेड और बिजनेस के लिए नहीं होता था। पहले एक्टिविटीज होती थी जिंदा रहने के लिए, रेस थी वो,
कि हम कैसे सबसिस्टेंस पे जाए, हम कैसे जिंदा रहे, हम कैसे अपना फूड ले, क्योंकि पानी और हवा अवेलेबल थी, ऑक्सीजन। तो बचा क्या था जिंदा रहने के लिए? खाना, द फूड। तो रेस उसी के लिए थी कि हम खाए क्या। सबसे पहले जो नेचुरल ऑप्शन अवेलेबल था इस वक्त में, जो अभी 5 लाख साल पहले मैं कह रहा हूँ, 5 लाख BC पहले कह रहा हूँ, उस वक्त अवेलेबल क्या था? जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस निकलता था, नट्स, फ्रूट्स, वट एवर वॉज नेचुरली डियर इन द फॉरेस्ट, वो उसको कंज्यूम करते थे। अब समझ के देखिए, उसको कंज्यूम दैट थिंग। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल विंटर में कहीं ऐसे दिन होते हैं हमारे पास जब हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, 2-3 फुट बर्फ हो गई, हम बाहर निकलते हैं तब नहीं, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, इंस्टीट्यूट की छुट्टी हो जाती है, उस दिन तो हम अंदर ही रहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव अराउंड इन दैट हैवी आइस। ऐसे इनके साथ हो गया कि इनने कहा कि आज बहुत बर्फबारी होगी, मौसम काफ़ी ख़राब है, हम बाहर कलेक्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। यानी कि जो अभी तक हर रोज़ बाहर जाते थे लोग, कलेक्ट करके लाते थे और वो खाते थे, शाम को ही कंज्यूम करते थे, एक दिन ऐसा नहीं हो पाया तो परेशान हो गए। जब फिर जान पे बन के आई कि अब खाना है कुछ, तो तब जाके सोचने लग गए लोग कि अब कैसे बचे। तो दैट वाज द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, कि कैसे ब्रेन का साइज बढ़ता गया, कैसे जब वो सोचने लग गए। ब्रेन का साइज बादाम खाने से नहीं बढ़ता है, ये सब मिथ्स है। इट्स जस्ट व्हेन यू पुट दैट प्रेशर ऑन द ब्रेन, इट विल टेल यू व्हाट टू डू एक्चुअली। तभी हमारे यहाँ पे ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कब होता है? एग्जाम्स के जब टाइम होते हैं, ठीक है, हम बहुत ही रिकैप्चुलेट कर पाते हैं, बहुत ही याद रख पाते हैं उस टाइम पे जब हम पे प्रेशर होता है। तो मैक्सिमम इज दैट प्रेशर जब बिल्ड होता है तो हम तब सोचते भी, हम तब काम भी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। वही प्रेशर उन पे बिल्ड हो गया कि शाम को खाए क्या। अब यहाँ पे सवाल था जिंदा रहने का। तो देखा साइड में कुछ जानवर घूम रहे थे, दे वर रोमिंग, लेकिन वो घूम रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। भाग क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि काफी ज्यादा आइस था। आइस में इट्स नॉट नॉर्मल, इनफैक्ट वी कांट रन इन द आइस। सोचो कि 2 फुट बर्फ हो गई है, कि आप दौड़ सकते हो उसमें? नहीं, आप चल सकते हो, भी मुश्किल से चलते हो उसमें। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा आइस था, जानवर भाग नहीं पा रहे थे, वो सिंपली चल रहे थे। तो इनके लिए इजी था पत्थर उठाना। अब मारने के लिए क्या था? इट वॉज ओनली स्टोन विच वॉज अवेलेबल ऑन द अर्थ। वो उठाया और सीधे सर पे मार के हंट किया उनको, वो इजी था। तभी पत्थर का साइज बढ़ा, टूल का साइज बढ़ा, कुछ करना नहीं था, उठा के बस मारना था। इसीलिए टूल्स जो इस टाइम पे थे पैलियोलिथिक एज में, वो क्या थे? रफ, इरेगुलर, बड़े और काफी ज्यादा वजन वाले टूल्स थे, क्योंकि इनको काफी इजीली जानवर मिलते थे, उनको बस मारना होता था, उन पे अप्लाई करना होता था। ठीक है, दैट वाज अ टूल डिफरेंस इन दिस फेज। एक तो हमें टूल पता चल गया, और क्लाइमेट क्या था यहाँ पे? आइस एज वॉज गोइंग ऑन, पूरा आइस से ढका हुआ था। ठीक है, एंड थर्ड इज एवोल्यूशन इस टाइम पे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, स्टोन को कौन सा ये कोई जानवर यूज कर सकता है स्टोन? कोई भी। कैन एनी एनिमल यूज स्टोन? कैन डॉग यूज स्टोन? कैन हॉर्स यूज स्टोन? क्यों नहीं कर सकते यूज? वो क्यों नहीं स्टोन यूज कर सकते हैं? थंब तो छोड़ो, पहले तो हाथ ही नहीं है ना। वो क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो क्वाड्रिपेडल है। क्वाड्रिपेडल मीन्स 4 टांगों पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिपेडल जो भी है, ही कांट यूज स्टोन। स्टोन हाथ से यूज होता है। ठीक है, और बेहतर इस्तेमाल किसने सिखाया? कश्मीरियों ने, कैसे यूज करते हैं पत्थर का। ठीक है, तो मतलब ये था हाथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोन। तो दैट मीन्स एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे वो लोग होंगे जिनके पास हाथ थे, जो 2 पांव पे खड़े थे। उन्हें हम क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। यानी कि पहली बार जब एवोल्यूशन ऐसी होगी कि लोग 2 टांगों पे खड़े हो गए। इससे पहले क्या था? क्वाड्रिपेडल, वो 4 टांगों पे चलते थे। लेकिन स्टोन का अगर यूज ही हम बोल रहे हैं कि इस एज में स्टोन का यूज हो गया, तो इसका यही सीधे डायरेक्ट मतलब निकलता है उस टाइम पे कौन थे? होमो इरेक्टस, जो 2 टांगों पे खड़े थे और जो 2 लिम्स उनके हवा में थे, उनसे वो पत्थर का यूज करते थे। तो इन 3 चीजों पे डिफरेंशिएट होता है वक्त, जो पुराना वक्त था, ऑन द बेस ऑफ टूल्स विच वर यूज्ड इन दिस टाइम, ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट विच वाज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, दैट ह्यूमन एवोल्यूशन किस पॉइंट पे थी। सो होमो इरेक्टस वाज एट दिस पॉइंट पैलियोलिथिक में ही फिर और 3 फेज है, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, बहुत डीप चला जाएगा। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक ह्यूमो सेपियंस आए थे, क्योंकि जो इसी पूरे पैलियोलिथिक में जो दूसरा फिर इसी में आया था, दैट एवोल्यूशन का स्टेज, होमो इरेक्टस के बाद आए थे निएंडरथाल्स। कुछ नहीं है, बस इसका डेवलपमेंट। जैसे हम फोन में नहीं करते अपग्रेड, क्या करते हैं हम? सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? अपडेट करते हैं ना सॉफ्टवेयर को। वैसे ये समझो अपडेशन ऑफ होमो इरेक्टस है। अब समझ लो, तो अपडेशन हो रहा है, बस वही। अब मसल्स डेवलप हो रहे हैं, पेल्विक
जो एरिया है वो डेवलप अलग से हो रहा है, ब्रेन डेवलप होते ही जा रहा है, ठीक है, जो हमारा पोस्चर है वो डेवलप हो गया। तो इसके एंड पे जो पैलियोलिथिक एज है, कहां तक, 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक होमोसेपियंस आए थे। होमोसेपियंस कौन, हम लोग, लेकिन हमें होमोसेपियंस ही कहते हैं, हमें होमोसेपियंस सेपियंस कहते हैं, एक और सेपियन एक्स्ट्रा लगता है जो अभी कल आजकल जो हम लोग हैं। अदरवाइज होमोसेपियंस वे इवॉल्व ड्यूरिंग दी पैलियोलिथिक एज इटसेल्फ। इसके बाद फिर कौन सा एज आता है, ये बस सुन लो कहानी, जस्ट टू क्रिएट द कंटिन्यूटी इन द हिस्ट्री, यू डोंट हैव टू राइट दीज थिंग्स, ठीक है, बस सुनते जाओ, इट विल क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द मॉडर्न वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोलिथिक, जो 10,000 से 6,000 बीसी तक चला। बट वॉज फॉर दिस पीरियड के, इस पीरियड में क्या हो गया, और डेवलपमेंट्स आ गई। डेवलपमेंट्स क्या होगी, डिफरेंस उन्हीं के बेसिस पे है, किन के बेसिस पे, टूल्स और क्लाइमेट एंड एवोल्यूशन, वही थे होमोसेपियंस। एवोल्यूशन यहां से बस उतना ही चला। टूल्स यहां पे एज कंपेयर टू दीज टूल्स जो यहां पे थे, छोटे हो गए अब, ठीक है, अब थोड़ा सा रफ नहीं, इरेगुलर नहीं रहे, रेगुलर टूल्स बनने लग गए, ठीक है, और थोड़ा सा शार्प टूल्स आने लग गए। लेकिन रीजन क्या था, टूल्स चेंज हो गए। फिर से क्लाइमेट, बर्फ जो कल तक 10 फीट गिर रही थी, इस वाले फेज में अब वो 5 ही फीट गिर रही है, यानी कि कल तक तो बिल्कुल नहीं दौड़ पा रहे थे, अब थोड़ा सा आपने भागना शुरू किया। अब जो कल तक आप एक ही जगह पे जानवरों को मार रहे थे बड़े पत्थरों से, अब आपको बस मारना नहीं है, जगह उनके पीछे थोड़ा सा भागना है, फिर आप हंट कर सकते हो उनको, किनको, एनिमल्स को। लेकिन वो भागना इज नॉट पॉसिबल विद दैट बड़ा स्टोन, यू नीड दैट रिड्यूस साइड। तो फिर से सोचना शुरू किया, इन्हीं लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होता गया, जितना सोच, जितना उन्होंने दबाव डाला अपने दिमाग पे, उतना उसका डेवलपमेंट होता गया। तो इन्होंने सोचा हमें ही चेंज लाना है कुछ इनको हंट करने के लिए। लेकिन अब सवाल बस सर्वाइवल का नहीं था, अब टेस्ट का भी था। इन्होंने जब पहली बार मीट टेस्ट किया तो मजा आ गया उसमें, अब दोनों चीजें चाहिए इनको, एक तो सर्वाइवल के लिए और टेस्ट के लिए, अब तो और भागेंगे। तो इन्होंने सोचा वी हैव टू एक्चुअली गेट डेवलप, हमें कुछ चेंज आनी चाहिए। तो चेंज आई किसमें, टूल्स में। इन्होंने उन टूल्स का साइज छोटा किया, उसको रेगुलर टूल बनाया और शार्प बनाया, क्योंकि अब आपको पीछे भागना है। अभी तक भाग नहीं रहे थे, अभी तक एक जगह पे रह के आप हंट कर रहे थे, बट थोड़ा सा जब भागना है तो यू नीड टू गेट द टूल्स विच आर ऑफ लाइटर कैरेक्टर, जिसमें ज्यादा वजन नहीं होगा, इसीलिए टूल्स यहाँ पे चेंज हो गए। अब जब हमने ये देखा कि जानवर भाग रहे हैं, इसका मतलब क्लाइमेट क्या हो रहा है, वार्मर हो रहा है क्लाइमेट। इससे पहले क्या थी, आइस एज, अब और क्या हो रहा है, वार्मर हो रहा है, ठीक है। तो टूल्स जो है छोटे हो गए, उसकी वजह, पहले तो क्लाइमेट वार्मर हो गया, आइस मेल्ट हो गया, उसकी वजह से जानवर थोड़ा सा भागने लग गए, उसके पीछे ह्यूमंस भागने लग गए, और उन्हें टूल्स उठाए कुछ डिफरेंट कैरेक्टर के, कुछ डिफरेंट टाइप के, ठीक है। और साथ साथ इस फेज में शुरू क्या हो गया, जब ये कलेक्शन करते थे, बाहर से कुछ लाते थे, हंटिंग तो चल रही थी इनकी, ये मार रहे थे, लेकिन साथ साथ ये कलेक्शन भी कर रहे थे। जिस दिन को मौका मिलता था, अब डिवीजन ऑफ लेबर भी हो गया था। पहले सिर्फ होती थी हंटिंग एंड दिस नॉट हंटिंग, गैदरिंग एंड कलेक्शन, जंगलों में वो सब एक साथ जाते थे, मर्द औरतें सब एक साथ जाते थे। लेकिन जब नया इनको कुछ मिल गया हंटिंग, इनने डिवीजन ऑफ लेबर शुरू किया। हंटिंग पे जाएंगे मेल्स, कलेक्शन एंड गैदरिंग पे जाएंगे फीमेल्स, यानी कि दोनों चीजें चल रही थी। फीमेल्स शाम को लाते थे घर कलेक्शन से, और मेल क्या करते थे, हंट करके लाते थे घर शाम को सामान, फॉर सर्वाइवल ओनली। अब समझ गए। तो जब ये ला रहे थे नट्स, फ्रूट्स, औरतें जो ला रही थी, तो बच्चे भी कंज्यूम कर रहे थे। साथ साथ जो ये हंट कर रहे थे, इनने कहा कि जो हम हर रोज जाते हैं हंट करने, या 5-6 दिन के बाद हमने एक जानवर मारा, फिर 5-6 दिन के बाद और गए, फिर जब वो खत्म हुआ, फिर का ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस, कभी हो सकता है मिले ही ना जानवर। इट्स बेटर जिस दिन हमें मिल रहे उनको पकड़ के ले आओ, उनको आप डोमेस्टिकेट करो, फिर जिस दिन हमें चाहिए होगा हम उस दिन मारेंगे उनको, सब्सिस्टेंस के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो इसी फेज में स्टार्ट हो गया था डोमेस्टिकेशन। अब जब आपके घर पे जानवर है, एक हो गया आपने लाया और मारा, दैट्स एंड ऑफ दैट एनिमल। लेकिन आपके 5-6 आप घर पे रखे हुए हैं, दे आर एक्चुअली दैट प्रोड्यूसिंग वेस्ट, जैसे काउडंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वेस्ट नीचे पड़ा होता था, तो गलती से किसी ने एक दिन वो कुछ फ्रूट खाया, सीड उस काउडंग में गिर गया, काउडंग नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ द एनिमल व्हिच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, नेचुरल खाद कहते हैं उसको। तो वैसे वो सीड उसमें गिर गया, वहां से पौधा निकल के आया एक्सीडेंटली। तो इनको जब ये पता चला कि कुछ ऐसा भी होता है, इनने फिर सीड्स वही फेंकना शुरू किए, नेचुरल प्रोसेस से पौधे उगते गए। तो शुरू हो गई एक और चीज, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये किसमें आया सब, मेसोलिथिक पीरियड में। जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो इन्हें प्रोडक्शन करना शुरू किया, यहीं से शुरू हो गई एक लाइफ, दैट इज सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री मतलब अब ये कुछ टाइम तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद बैठ के खा रहे हैं। अभी तक इनको फिक्र होती थी शिकार पे जाना है, अभी तक फिक्र होती थी कलेक्शन के लिए जाना है, लेकिन अब जब इन्होंने खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया एग्रीकल्चर से, अब इनको फिक्र नहीं है। दे आर जस्ट, जैसे कश्मीरीज अभी कर रहे हैं, अभी पीक सीजन चल रहा है एग्रीकल्चर का, सब अभी लगे हुए खेतों में,
लेकिन आफ्टर 3-4 अगस्त के बाद सब बैठेंगे फार्मर्स, उन्हें प्रोड्यूस किया साल के लिए, फिर वो घर पे बैठे होते हैं। तो वैसे इनका शुरू हो गया, दे स्टार्टेड प्रोडक्शन एंड उसी के साथ सेडेंटरी लाइफ शुरू हो गई। अब समझ। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आया दैट वाज न्यूलिथिक एज। इसमें क्या डिफरेंस थी एज कंपेयर टू दिस? टूल्स वही थे, ठीक है, टूल्स और ज्यादा छोटे, इनफैक्ट यहीं पे छोटे टूल्स आए थे। द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस पीरियड इज टर्म्ड एज माइक्रोलिथ। 3 इंच का टूल, जितना ही फिंगर का साइज है, जैसे 3 इंच फिंगर, इतने छोटे टूल्स उन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। उनका एक्सटेंसिव यूज यहां होने लग गया। क्यों? अब पूरा आइस खत्म हो चुका था, अर्थ जो है उस पर आइस था ही नहीं। अब वही जानवर 10x स्पीड से भाग रहे हैं। अभी तक वो मीडियम पेस से भाग रहे थे, ये भी पीछे भाग रहे थे हंट करने के लिए, लेकिन इस एज में वही जानवर अब दुगनी स्पीड पे भाग रहे, तेज। अब आप उनके साथ भाग नहीं सकते हो, यू कांट कम्पीट in running with these animals. So what you need such type of tool जो आप सिंगल एक जगह पे खड़े होकर चलाए और आप हंट करें, बो एंड एरो। वो एक जगह पे खड़े, आपकी डिस्टेंस पे अगर जानवर है तो आप यू विल किल दैट एनिमल, यू विल हंट दैट एनिमल। तो ऐसे टूल्स आने लग गए, बो एंड एरो, माइक्रोलिथ्स ज्यादा यूज होने लग गए। उस माइक्रोलिथ्स भी दूर से ही चलाए जाते थे। और समझिए, क्योंकि एवोल्यूशन में वही जानवर के एवोल्यूशन में क्या हो रहा था, वो अब काफी ज्यादा तेज बन गए थे और क्लाइमेट क्या था, वार्मर हो गया था, ग्लेशिएशन का पीरियड खत्म हो गया था, आइस का पीरियड खत्म हो गया था, ठीक है। और यहां पे एक और जो डेवलपमेंट हो गई थी, टूल्स तो आए थे नए, ठीक है, न्यू टूल्स। और टूल्स भी कैसे, छोटे साइज के पॉलिश टूल्स और इजी टू यूज। हम कहां से कहां है, टूल्स पहले टफ थे यूज करना, वो बड़े साइज के, लेकिन यहां पे क्या था, टूल्स वे इजी टू यूज, वेरी स्मॉल इन साइज, लाइटर इन कैरेक्टर, ठीक है। और एक और चीज एडिशनल, और ये जो बात एग्रीकल्चर है ये चलता गया, यहाँ भी और ज्यादा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बढ़ गया, फिशिंग बढ़ गई, मछलियां पकड़ना, ये सब हरकतें यहाँ पे बढ़ गई। और यहाँ पे एक और चीज हो गई थी, दैट वॉज कंट्रोलिंग द फायर। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए ये आया कब? यहां पे मैं लिख रहा हूं कंट्रोलिंग द फायर, दैट मींस इससे पहले डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो पैलिथिक पीरियड है उसका जो लास्ट फेज है, अपर पैलिथिक पीरियड, फायर तभी डिस्कवर हो गया था एक्सीडेंटली, बाय दी, जब आइस खत्म हो गया था पूरा, तो दो पत्थर आपस में वो दैट फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, आइस, दिस नॉट आइस, दिस फायर वॉज इन्वेंटेड। वो पहले ही हो चुका था 10,000 BC में। यहां पर लेकिन क्या सीखा, उसको कंट्रोल करना। तो कंफ्यूज बार जब भी दिस फायर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो अक्सर बच्चे मार्क करके आते हैं अपर पैलिथिक पीरियड, सब कुछ उस पे नहीं है फायर का, वहां पे बस डिस्कवर हो गया था। कंट्रोल करना कहां सीखा, इन दिस फेज, दैट वाज न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। दैट वाज द होल स्टोन एज फ्रॉम 5 लाख टू 3000 BC, क्लियर है। इसके बाद फिर हिस्ट्री में क्या हो गया, क्लास कितने बजे तक, क्लास की टाइमिंग क्या है? कितने बजे तक? क्या बात करो। तो चलो थोड़ा सा और वक्त में 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद एंड द क्लास। तो अभी तक हम कौन से साल तक आ गए, 3000 BC तक। मटेरियल कौन सा यूज होता था, स्टोन। टूल्स किसके थे, स्टोन के, जो भी बन रहा था, चाहे वो यूटेंसिल से, एवरीथिंग वाज ऑफ स्टोन, ठीक है। लेकिन 3000 BC में कुछ नया हो गया, ठीक है। एक और जो नॉट एक और, पहला मेटल डिस्कवर हो गया, दैट वाज कॉपर, ठीक है। कॉपर वॉज डिस्कवर्ड, तो नई एज शुरू हो गई, क्योंकि अब स्टोन एज नहीं रही, जब नया मेटल आ गया तो नई एक एज ही शुरू हो गई, विच इज फेमसली टर्म्ड एज चाल्कोलिथिक एज। एज यू ऑलरेडी नो, लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन, चाल्को मीन्स कॉपर, सो वी कैन से इट्स अ कॉपर स्टोन एज। हम पुरानी चीजों का यूज करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हमें कॉपर मिला एज ए न्यू आइटम, बट वी विल नॉट लीव स्टोन। हम तो आजकल भी अपने घर पे स्टोन के आइटम्स रखते हैं, स्टोन के टूल्स रखते हैं। कोई एग्जाम्पल बताओ? हाँ, मॉर्टर एंड पिस्टल, क्या होता है ये? क्या करते हैं इसमें? अरे चटनी बनाते हैं ना घर पे, पत्थर का जो होता है वही तो स्टोन टूल है ना हमारे लिए। वो क्यों यूज करते हैं? बेटर क्वालिटी ऑफ चटनी बनाता है वो। Being the technology बहुत बढ़ गई है, grinders, mixer grinders, chutney makers, whatever there are, but still for the best quality of that chutney we use that stone tool, ठीक है ना। तो अभी भी हम यूज करें stone tools। तो आगे तो हम बढ़ गए, 3000 BC में आगे हम, यहाँ पे नया कॉपर इंट्रोड्यूस हो गया। ये पूरा एज जो है ये कहां तक चला, 1500 BC, रिवर्स BC आप याद रखोगे, रिवर्स में चलता है। तो फ्रॉम 3000 टू 1500 BC पूरा क्या चला, चाल्कोलिथिक एज।
द न्यू दिस मेटल वाज इंट्रोड्यूस दिस कॉपर, तो कॉपर इंट्रोड्यूस हो गया, कॉपर के बर्तन या कॉपर के टूल्स ये सब बनने लगे, दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज चाल्कोलिथिक एज। इसके बारे में बस इतना बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा फिर से। तो नया मेटल आ गया, इसीलिए इसका नाम भी बदल गया। लेकिन 1500 BC और इसके बीच में, इस वक्त के बीच में, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री में अब जाऊं, अभी तक की पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टोन एज के 3 फेजेस थे, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये पूरी दुनिया में चल रहे थे। लेकिन इंडिया में फिर क्या हो गया स्पेसिफिकली इससे अलग, इसी टाइम फ्रेम के बीच में, यू कैन से फ्रॉम दिस 2600 BC अप टू 1500 BC, ये इसी के बीच का वक्त है ना। हमने 3000 से शुरू किया था चाल्कोलिथिक, इसी के बीच का वक्त है 2600 से 1500। अभी मैं यहीं पे हूँ, 1500 तक में आ रहा। इसके बीच में इंडिया में एक सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। अब आता हूं मैं इंडिया की तरफ, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम दुनिया को छोड़ते हैं, हम इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। डेट्स वैरी मतलब you will find on different n number sources different dates, ठीक है। इसीलिए वैरी कर रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री एग्जैक्ट नहीं है, ये बनाई गई है। ठीक है, इट इज बीन मेड ऑन assumptions, प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री जो है ये खुद से बनाई गई है। तो नो वन विल आस्क यू दीज डेट्स, इट्स जस्ट द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द टाइम फ्रेम। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। क्या क्वेश्चन आया था, फिर से बोलो। मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ हाँ, करेक्ट क्या है उसका, क्या है करेक्ट भाई? 27, हाँ पहली बात एसएसबी की बात कर रहे हो आप, क्वेश्चन नहीं, मतलब डेट्स ऐसे नहीं पूछते हैं। जो ये प्री हिस्ट्री है ना, इसमें डेट्स बहुत रेयरली पूछते हैं। डेट्स फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट इज मोर स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ एग्जैक्ट डेट्स पूछे जाते हैं, या दिस मिडिवल हिस्ट्री की बात कर सकते हो आप। बट दिस फेज, अब देखो किसी बुक में आपको मिलेगा ये 3000 से, किसी बुक में मिलेगा 2700, किसी बुक में मिलेगा 2600। बट मैच्योर फेज हम बोल सकते हैं कि इनके बीच के जो साल थे। बट हाँ, कोई स्पेसिफिक एग्जाम है, कोई एसएसबी का एग्जाम है, वो बताओ मुझे। टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ एसएसबी एग्जामिनेशन जहां पे ये पूछा गया यूपीएससी और जेकेपीएससी, देन यू कैन आस्क दैट थिंग। पीएससी ने कब पूछा था? तो 21 में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। I will mention all of the questions right from 2018, जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जहां से भी आप आओगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स, द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस। ठीक है, स्टिल इफ यू विल कैन प्रूव दैट, प्रूव मी इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल लुक टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। तो फिलहाल अब ये टाइम फ्रेम जो है, इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ये पूछते नहीं है ऐसे, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट, आप डिफरेंट लेक्चर्स जब देखते हो ना, वहां भी अलग अलग आप लोग, ये लोग बताएंगे अलग अलग डेट्स। कोई 3000, कोई ये बताएगा कि जो इससे पहले हमने न्यूलिथिक खत्म किया था वो 4000 तक चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोलते जाते हैं। बट दीज डेट्स आर नॉट स्पेसिफिक, यू हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ द टाइम फ्रेम, दैट्स ओनली फॉर रेफरेंस। समझ गया? तो चाल्कोलिथिक बात कर रहा था मैं, चाल्कोलिथिक एज की, यहाँ पे बस नया मेटल ऐड हो गया, दैट वाज कॉपर, दैट वाज बीइंग यूज्ड। इसी के बीच में while this Chalcolithic age was going on, इसके बीच में इंडिया में एक सिविलाइजेशन आई, that was Indus Valley civilization, the first modern civilization of the world। क्यों बोलते हैं इसको मॉडर्न? बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। इनका जो प्लानिंग था, that was also good as compared to the प्लानिंग बाकी जगहों पे भी थी, जो उस टाइम पे बाकी सिविलाइजेशन दुनिया में थी, like this Mesopotamian civilization was going on, Chinese civilization, Iranian civilization, Sumerian civilization, ये सब भी चल रहे थे उस टाइम पे, they were also developed। ऐसा नहीं है कि ये कुछ खास थे, लेकिन इनके कुछ पॉइंट्स थे जो वहां पे नहीं मिलते थे हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी प्लानिंग, ठीक है, जो टाउन प्लानिंग थी, दैट वाज बेटर। ठीक है, एंड सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी जैसे मॉडर्न बोला गया इनको, वन एंड ओनली वन फैक्टर, दैट वाज यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक। पहली बार किसी सिविलाइजेशन ने पूरी दुनिया में बर्न्ड ब्रिक का यूज किया था। ब्रिक्स यूज बाकी भी करते थे, लेकिन वो अलग फॉर्म की ब्रिक्स होती थी। वो ब्रिक्स बनाते थे, फिर सुखाते थे सनलाइट में, दैट वाज सन ड्राइड ब्रिक। बट इट वाज सिविलाइजेशन से पहली बार
बर्न्ड ब्रिक यूज किया। फायदा क्या था बर्न्ड ब्रिक का? ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा स्ट्रेंथ ब्रिक का। ठीक है, जो सन ड्राइड ब्रिक्स थे, जो सनलाइट में सुखाए जाते थे, उनमें उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ नहीं होती थी एज कंपेयर टू दीज ब्रिक्स। सो दीज वर द ब्रिक्स व्हिच आर फर्स्ट यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल, दैट इज व्हाई दे वर टर्म्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड वन मोर फैक्टर वाज देयर, जो आजकल हमारी कॉलोनीज में ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो तो नॉर्मली पाइप्स बिछाते हैं और ड्रेनेज होती है, लेकिन इनकी ड्रेनेज कैसी थी? इनके अंदर पाइप्स में जिप्सम कोटिंग होती थी। दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द वेस्ट वाटर, उससे वो फिल्टर आउट होता था उस जिप्सम कोटिंग से, फिर वो मिलता था ग्राउंड वाटर से, जो जमीन के अंदर पानी होता है, साफ पानी मिलता था उसके साथ। दैट वाज देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, दीज बिकेम द रीजंस व्हाई दिस इंडस वैली वाज कॉल्ड एज द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में इतना ही हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद 1500 बीसी की अगर मैं बात करूं, इसके आगे क्या हो गया? जो नेक्स्ट इवेंट इंडिया में हो गया, दैट वाज एडवेंट ऑफ आर्यंस। ये कब हो गया? 1500 बीसी में हो गया ये। अब सवाल ये है कि आर्यंस कौन थे, कहां से आए थे? दे वर द पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द कंट्रीज जो मॉडर्न कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज जो है ये सेंट्रल एशिया कंप्राइज करता है। इन कंट्रीज से कौन आए थे? सेंट्रल एशियन पीपल, दे वर टर्म्ड एज आर्यंस। कब आए थे? 1500 बीसी में। लेकिन ये दो फेजेस में आए थे, डिवाइडेड थे ये। एक तो पहले शुरू हो गए थे 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। इनका जो सेकेंड फेज था वो कब आया था? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान, बीच में वक्त नहीं टूटना चाहिए हमारा, कॉन्टिन्यूटी शुड बी देयर। तो इनको हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीपल या अर्ली वैदिक कल्चर कह सकते हो आप। इनको कहते हैं लेटर वैदिक पीपल, जब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं आप। फिर से देखो, एक ही टाइप के लोग, इनके दो अलग अलग वक्त, फिर से वही बात आएगी, डिफरेंस कुछ ना कुछ होगी, तभी हमने डिफ्रेंशिएट दो अलग अलग वक्त में इस पूरे टाइम फ्रेम को किया। दैट वाज फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी इनका पूरा वक्त था, अप टू 600 बीसी। लेकिन इसमें दो फेजेस थे, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अर्ली वैदिक पीपल एंड द लेटर वैदिक पीपल। वैदिक पीपल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे वर द पीपल, आर्यंस वर द पीपल जिन्हें वेदास लिखे। जो 4 वेदास, होली टेक्स्ट ऑफ हिंदूज है, कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। ये 4 वेदास है जो होली टेक्स्ट है हिंदूज के, वो वेदास किसने लिखे? आर्यंस ने। तभी इनको कहते हैं वैदिक पीपल। अब अर्ली एंड लेटर, क्लियर है? अब फर्क क्या था दोनों में? इस वक्त पे बहुत ही पीसफुल था जब ये हिंदुस्तान में आए। ये बस आए किस लिए थे? ये अपने टाइप ऑफ चरवाहे थे, अपने जो दिस लाइव स्टॉक था उनको दिस पेस्टोरल फील्ड्स प्रोवाइड करने के लिए। इंडिया, नॉर्थ इंडिया में थे वो ग्रीन लश फील्ड्स थे, तो उनको फीड करने के लिए यहाँ पे आए थे अपने लाइव स्टॉक के साथ, अपने जानवरों के साथ। लेकिन यहाँ जब देखा तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे कब्जा ही किया हिंदुस्तान पे। ठीक है, वो कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो हम आगे देखेंगे। अभी जो ये वाला पीरियड है, इट वॉज अ टाइप ऑफ पीसफुल पीरियड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस पीरियड 1000 बीसी में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। लेकिन कैसे? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। जो ये वैदिक पीपल थे, दे यूज्ड टू कम इनटू ट्राइब्स। ट्राइब समझते हो आप? कबीले, जैसे ट्राइब 1, 2, 3। ट्राइब मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ 10-15 फैमिलीज थी या 20-25 फैमिलीज थी, वो एक कबीला बनता था, ट्राइब। तो इनके अलग अलग ट्राइब्स होते थे। कि इनके आर्यंस की बात कर रहा हूं, अर्ली वैदिक पीपल की बात कर रहा हूं। तो अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 25-20 ट्राइब्स है जो आए हैं हिंदुस्तान में कब? 1500 बीसी में। इसमें से एक ट्राइब थी बहुत पावरफुल, यानी कि जो बाकी सबको कंट्रोल करती थी। और हर एक ट्राइब का अलग अलग किंग होता था, यानी कि हेड होता था। किंग नहीं बोलेंगे, हर एक ट्राइब का क्या होता था? हेड होता था। उससे कहते थे द हेड ऑफ ईच ट्राइब वाज टर्म्ड एज राजन। ठीक है, और हर एक ट्राइब में क्या होता था, या पूरे इस आर्यंस के साथ क्या था? एक हेड प्रीस्ट होता था। हमारे लिए भी अभी ऐसा ही है कुछ। हमारे एरिया का एमएलए इज द राजन, एंड हमारे एरिया का इमाम जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, वो हमारे लिए हेड प्रीस्ट है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज होते हैं एक एरिया के, ऐसी इनके लिए भी था। हर एक ट्राइब में अलग राजन और हेड प्रीस्ट। ठीक है, क्या कहते थे इनको? राजन। राजन वॉज दी कौन? किंग। ठीक है, और उसके बाद पुरोहित। पुरोहित कहते थे किसको? हेड प्रीस्ट को। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस टर्म्स, आपके लिए नहीं है ये, बस कहानी है आपके लिए। पुरोहित वॉज अ हेड प्रीस्ट। और आर्मी कमांडर, सेनानी, ही वॉज टर्म्ड एज सेनानी। तो आर्मी कमांडर, हेड प्रीस्ट एंड राजन, दैट मीन्स एक कबीले का किंग। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज होते थे इस पूरे अर्ली वैदिक पीरियड में। तो ऐसी जो ये सबसे पावरफुल ट्राइब थी, इट वॉज नेम्ड एज भारत। भारत ट्राइब सबसे पावरफुल थी, तो ये कंट्रोल करती थी बाकी ट्राइब्स को भी। ठीक है, तो भारत ट्राइब को एक बार अपना हेड प्रीस्ट चूज करना था। इनफैक्ट वो राजन ही चूज करता था, जो हेड होता था इस ट्राइब का, वो चूज करता था कि हेड प्रीस्ट कौन बनेगा, नेक्स्ट हेड प्रीस्ट।
तो अक्सर वो सीनियर होता था, जैसे चुनते कि जो सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, रिलीजियस एक्सपीरियंस, वो बनेगा हेड प्रीस्ट। इनको जिसको चुनना था, इनने उसको नहीं चुना, किसी और को चुना, यानी कि who was actually deserving that post, he was not given that post, some other person was given that post। तो जो एक डिजर्विंग वाला था, he became antagonized, गुस्सा हो गया वो अपने किंग से कि अगर मैं बनने वाला था किसी और को क्यों बनाया। ये तो अक्सर हमारे साथ भी होगा, प्रमोशन मान लो किसी की, इन दो की, इनकी होनी थी लेकिन हुई इनकी, तो वो तो केस करेंगे ना, अक्सर होता है। तो वैसे ही उसने किया, जिसको बनना था वो नहीं बना, ठीक है, और उसी ने फिर शुरू किया एक राइवलरी, क्योंकि उसके साथ जुल्म हो गया था। ही वॉज अबाउट टू बिकम द हेड प्रीस्ट। तो उसने क्या किया, उसने कुछ लोगों को, कुछ ट्राइब्स को जमा किया अगेंस्ट दिस भारत ट्राइब, हम इनके खिलाफ जंग करेंगे, ठीक है। वो कुछ उकसा रहा था, कुछ ट्राइब्स को अपनी तरफ कर रहा था वो। तो 5 जितने भी ट्राइब्स थे अब अर्ली वैदिक पीरियड में, 5 ट्राइब्स तैयार हो गए लड़ने के लिए, किसके साथ, भारत के साथ। लेकिन स्टिल वो 5 ट्राइब्स प्लस ये प्रीस्ट, ठीक है, विश्वामित्र ही वाज नेम्ड एज, इनको लगा कि हम अभी भी भारत ट्राइब को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि भारत ट्राइब वाज दैट मच पावरफुल कि 5 ट्राइब्स पर नॉट काफी हराने के लिए, ठीक है। तो दे वर सर्चिंग फॉर मोर ट्राइब्स। अभी आए थे बाहर से, सेंट्रल एशिया से, तो अब ऑप्शन क्या था इनके पास, ये तो इनके ही लोग थे, अब इसके बाहर जाना था वो लोग ढूंढने के लिए जो इनके साथ ज्वाइन करेंगे लड़ाई में, किसके साथ, भारत ट्राइब के साथ। तो अभी आगे इंडियंस में, क्योंकि इंडिजियस लोग थे यहाँ पे, आईवीसी के पीपल भी थे यहाँ पे, वो साउथ इंडिया में मैक्सिमम थे, तो उन हिंदुस्तानियों के पास गए मदद लेने के लिए। इनफैक्ट हिंदुस्तानी भी तब कबीलों में ही रहते थे, ट्राइब्स उनके भी थे, जो पुरानी सोसाइटी थे, दे यूज्ड टू लिव इन ट्राइब्स। तो 5 ट्राइब्स इनको और मिल गई, किनसे, हिंदुस्तानी लोगों से। तो कितने टोटल हो गए, 5 अपने में से ट्राइब्स मिले, 5 बाहर में से मिले। बाहर वाले मतलब कौन है, हिंदुस्तानी, इंडियंस, भारत जो था, भारत इसके जो लोग थे, भारतवर्ष के लोग। तो टोटल जमा कितने हो गए, 10 ट्राइब्स। और ट्राइब का हेड कौन होता है, राजन। तो ये बन गया अब 10 राजन। एंड देन टुक द प्लेस द बैटल ऑफ 10 राजन, पार्ट ऑफ महाभारत, ठीक है। जो हिंदू एपिक है महाभारत, ये उस स्टोरी का एक पार्ट है, द बैटल ऑफ 10 राजन, इट स्टार्टेड। एंड इन दिस बैटल हु वाज विक्टोरियस, भारत ट्राइब। स्टिल 10 ट्राइब्स मिलके भी वो भारत ट्राइब को नहीं हरा पाए, विक्टोरियस कौन रहा, भारत ट्राइब। अब जब उन्होंने जीता, तो जो भी अब जंग करने गए थे उनके खिलाफ, जो भी कबीले थे, तो उनको सबको बनाया बंदी, बंदी मीन्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो उनको बंद किया, जेल्स में डाला, ठीक है। लेकिन जो 5 ट्राइब्स के अपने थे, कौन, जो आर्यंस ही थे, तो वो तो अपने ही लोग थे, उनको माफ किया गया विद टाइम, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, कुछ भी हो गया, तो अपने लोगों को इन्होंने माफ किया, ठीक है। इनने इनफैक्ट कैटेगराइज किया था इन लोगों को, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इनके अपने में से अपने जो धोखा दे रहे थे, और बाहर वाले, इनके नाम रखे गए थे दासास एंड दास्यूस। ये कौन थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, लेकिन कौन से, अपने ही लोग इनके। ये भी कौन थे, प्रिजनर्स ऑफ, लेकिन कौन, इंडियंस। इनके साथ वक्त के साथ अच्छा सलूक हो गया, इनको छोड़ा गया, इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी बन गया, लेकिन इनके साथ जुल्म, हिंदुस्तानियों के साथ मास किलिंग होती थी इनकी, इनसे मीनियल जॉब्स करवाए गए दास्यूस से। तो वहीं से शुरू हो गया डिस्क्रिमिनेशन। जो ये पॉइंट था एंड पे, जो ये बैटल ऑफ दसाइन हो गया, इट स्टार्टेड द डिस्क्रिमिनेशन। यही डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट हो गया किसमें, अब ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन किसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन दिस लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते। टुमारो आई विल शेयर द स्टोरी की लेटर वैदिक पीरियड में ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे बढ़ गया और कैसे इंडियन हिस्ट्री आगे बढ़ी, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास।